उत्तर भारत में बारिश का कहर जारी है और दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के पास बह रही है। बिहार बाढ़ की स्थिति से जूझ रहा है। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। रेलवे सड़क पुल के नीचे देखिए, यमुना खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन ने एहतियातन यमुना के निचले इलाकों से लोगों को निकलने की सलाह दी है। हालांकि राहत की बात है कि हथनी कुंड बैराज का जल स्तर भी घट गया। रविवार को ये 33,914 क्यूसेक दर्ज किया गया, जिससे फिलहाल संकट टल गया है। यूपी के शाहजहांपुर में जलालाबाद ढाई घाट शमशाबाद सौरिक हाईवे पर गुटेटी गांव के पास गंगा नदी की बाढ़ में बाइक सवार दंपत्ति बच्चों समेत गिर गए। महिला और एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि पाल सिंह और उसकी एक बेटी को गांव वालों ने बचा लिया। ये परिवार रक्षाबंधन मनाने गया था। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और बाढ़ की वजह से 362 सड़कें बंद हैं। आपदा प्रबंधन अधिकारियों के मुताबिक मंडी में 220 और कुल्लू जिले में 91 सड़कें बंद की गई हैं। आज से लगातार 3 दिनों तक कई जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एमपी के राजसमंद में तालाब में नहाने गए 2 बच्चे समेत दादी की मौत हो गई। बताया जाता है कि नहाते समय पोते डूबने लगे थे, जिससे बचाने तालाब में उतरी दादी भी डूब गई। बिहार में गंगा नदी उफान पर है। ये तस्वीरें भागलपुर की हैं, जहां मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। सैकड़ों एकड़ फसल डूब गई है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। कई रास्ते पानी में डूब गए हैं, जिससे यातायात पर बुरा असर पड़ा है। बक्सर से लेकर भागलपुर तक बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। तेज बारिश के बाद तमिलनाडु के चेंगलपट्टू के ये हालात हैं। सड़कों पर पानी भरा है। जल जमाव की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कांचीपुरम में भी कमोवेश यही स्थिति है। भारी बारिश से कई जगह बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। और वहीं थराली आपदा की बात करें तो थराली आपदा को 7 दिन बीत गए हैं और अभी भी वहां पर काफी खौफनाक मंजर है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टीम9 की टीम भी बहुत मुश्किल के साथ वहां पर पहुंची है। कल की अगर बात करें 300 लोगों को वहां से रेस्क्यू भी किया गया। धराली की ये धरती है जहां मलबा बिखरा है। 5 दिन बाद भी यहाँ दर्द पसरा है। कई घर जमींदोज हैं। कुछ घरों की केवल छत दिख रही है। त्रासदी के 6 दिन बाद भी हालात भयावह हैं। मलबों के बीच से जिंदगी की आस कम होती जा रही है। एक लंबा और कठिन सफर तय करके टीवी9 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। आपदा के बाद घर तबाह हो गए, लेकिन 25 परिवार के लोग खुशकिस्मत रहे। घर उजड़ गए, लेकिन जिंदगी बच गई। ये मलबा निकल भी जाए, लेकिन जीवन भर का गम कई लोगों के सीने में दफन है। गांव के 25 परिवार आपदा के बाद बचे हुए मंदिर में शरण लिए हुए हैं। आईटीबीपी के जवान भी धराली में लोगों के बीच हैं। संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर केवल बिछाने में सहायता कर रहे हैं। संचार और बिजली के साथ जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश जारी है। इस बीच गंगोत्री NH पर गंगनानी से आगे लिमचा गाड़ में बेली पुल का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जिसके बाद हर्षिल से 177 और लोगों को बाहर निकाला गया। सीएम धामी ने कहा है कि 107 परिवार हैं जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। फौरी तौर पर 5 लाख रुपए की तात्कालिक आर्थिक सहायता जारी की गई है। और टीवी9 संवाददाता पुनीश शर्मा करीब 30 किलोमीटर की पहाड़ी कठिन पैदल यात्रा करके हर्षिल पहुंचे। देखिए उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट। धराली जाने का ये रास्ता है सुखी टॉप के नज़दीक। सड़क पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। पहाड़ आपको नज़र आ रहा है और पहाड़ के बाद सड़क गायब, सिर्फ नदी। और इन्हीं रास्तों पर अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। खतरा पूरा है। जब सैलाब आया तो यहाँ पर भागीरथी नदी कई मीटर ऊपर चढ़ चुकी थी और अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेकर के आई। तबाही पूरी मचाई। और अभी इन्हीं रास्तों पर हमें अब आगे धराली तक पहुंचना, जो यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर है और ये पूरा रास्ता हमें पैदल ही तय करना है। तो धराली में जो प्राकृतिक आपदा आई, जो क्लाउड बस्ट हुआ, उसका ज़बरदस्त असर हुआ और कई किलोमीटर का एरिया तबाह हो गया है। मंगलवार को जब प्रलय आई, क्लाउड बस्ट हुआ धराली में, तो उस वक्त जो भागीरथी नदी थी उसमें काफ़ी तेज़ बहाव आया कि जो नदी है वो पूरी तरीके से चढ़ के आई थी। ये पुल आपको नज़र आ रहा है, ये पुल टूट गया और ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क आगे जा कर के पूरी तरीके से टूट गई। और यही वजह है कि जो धराली को उत्तरकाशी से जोड़ता हुआ रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया। यही वजह है कि यहाँ धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा देरी का सामना करना पड़ रहा है। और अभी भी मशीनों को, बड़े बड़े बुलडोज़र को धराली तक
और हर्षिल तक पहुंचने में अभी एक लंबा वक्त लगेगा। और देखिए एक बड़ी खबर आपको बताएं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने महंगी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर चिंता जताई है। मोहन भागवत की तरफ से कहा गया, शिक्षा इलाज आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गया। स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं सस्ती और सुलभ होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश आज ये दोनों ही सुविधाएं ना तो सस्ती है और ना ही सहज सुलभ है। शिक्षा और स्वास्थ्य मानव के लिए सबसे जरूरी है। मोहन भागवत की तरफ से कहा गया, भारत की शिक्षा व्यवस्था अब $1 ट्रिलियन का बिजनेस भी बन चुकी है। स्वास्थ्य और शिक्षा ये दो विषय ऐसे हैं आज के समय में ये बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है समाज की, सारी दुनिया में। क्योंकि ज्ञान का युग कहते हैं तो शिक्षा आवश्यक है, और ज्ञान प्राप्त करना है तो साधन तो उसका शरीर ही है। स्वस्थ शरीर सब कुछ कर सकता है, अस्वस्थ शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, केवल इच्छा कर सकता है। इसलिए स्वास्थ्य भी आवश्यक है। तो हम देखते हैं कि इसके लिए आदमी अपना घर बेच देगा लेकिन अच्छी शिक्षा में अपने लड़कों को भेजेगा, अपना घर बेच देगा लेकिन अच्छी जगह अपनी चिकित्सा हो इसका प्रबंध करेगा। और सबसे अधिक आवश्यकता सबको प्रतीत होती है स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति के पहुंच से बाहर। और बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन पर नहीं थम रहा संग्राम। आज संसद से चुनाव आयोग तक विपक्ष का मार्च। चुनावी धांधली के मुद्दे पर भी विपक्षी सांसद मार्च करेंगे। सुबह 11:30 पर विपक्षी सांसद मार्च कर सकते हैं। विपक्ष ने चुनाव आयुक्त से मिलने का समय मांगा है। इंडिया घटक दलों के सांसद आज फिर दिल्ली में एक साथ होंगे। मौका होगा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से होटल ताज पैलेस में डिनर का। हालांकि डिनर को लेकर कहा जा रहा है कि ये बिहार में एसआईआर और चुनाव में कथित धांधली के खिलाफ विपक्षी दलों के एकजुट करने के लिए खड़गे की ये पहल है। कांग्रेस के सूत्रों ने बताया कि आज सुबह करीब 11:30 बजे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सदन में अन्य दलों के नेताओं के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के सांसद संसद से निर्वाचन आयोग के दफ्तर तक मार्च करेंगे। विपक्ष ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों से मिलने के लिए समय मांगा है। आपको बता दें कि महज 2 दिन पहले ही इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता एकजुटता दिखाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पर रात्रि भोज पर जमा हुए थे। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने निर्वाचन आयोग के और बीजेपी पर कथित तौर पर अपनाए गए वोट चोरी मॉडल पर एक प्रेजेंटेशन भी दिया था। इधर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा है कि बेंगलुरु सेंटर की जिस सीट को लेकर राहुल जो डेटा दिखा रहे हैं उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जो कर्नाटक से ही आते हैं वो अपना बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। क्योंकि वहां एक विशेष वर्ग की संख्या अधिक है, माइनॉरिटी डोमिनेंस है, या फिर आपको इस विषय में पता ही नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में आपकी सरकार है, आपके चीफ मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? 6 मार्च 2023 को सीधे विदेश के भारत में हस्तक्षेप की गुहार लगाते हुए आप पहले देखे जा चुके हैं। अब विदेशी घुसपैठियों के द्वारा भारत के लोकतंत्र पर डाका डालने का यह प्रयास इंडी गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है। देश को बहुत सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। और देखिए राहुल गांधी जिनकी तरफ से वोट चोरी का आरोप लगाया गया, अब इसको लेकर बड़ी खबर क्या है? चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से वोट चोरी के जो आरोप लगाए गए इसको लेकर सबूत मांगे हैं। कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने नोटिस भेज दिया है। आरोपों की जांच के लिए दस्तावेज दे राहुल गांधी। इसके अलावा हरियाणा ईसीओ ने भी 10 दिनों में मांगा है शपथ पत्र डिक्लेरेशन। अब हरियाणा के ईसीओ की तरफ से भी मांगा गया है। चुनाव आयोग ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भेजा है नोटिस। 2 वोटर आईडी रखने पर मांगा जवाब। 14 अगस्त की शाम 5 बजे तक देना है जवाब। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री के पास 2 मतदाता पहचान पत्र हैं।
यूपी के नोएडा में चल रहा था नकली सीबीआई का दफ्तर। पुलिस ने गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का बोर्ड लगा है। पूरा का पूरा दफ्तर बना है। बोर्ड के रंग ढंग और व्यवस्था देखकर किसी को भी धोखा हो सकता है, लेकिन ये पूरा का पूरा दफ्तर ही फर्जी है। नोएडा के थाना फेज 3 की पुलिस ने ऐसे 6 लोगों को BS 136 सेक्टर 70 के इस फर्जी दफ्तर से गिरफ्तार किया है। ये लोग फर्जी ऑफिस के जरिए सरकारी पदाधिकारी का झूठा दिखावा करते थे। गैंग के लोग अपने संबंध इंटरपोल, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूरेशिया पोल से जुड़े बताते थे। ये लोगों ने लगभग 4 जून को इस जगह पर एक रेंट एग्रीमेंट किया था और लगभग यहाँ पे हफ्ते 10 दिन से इन लोगों ने बोर्ड लगाकर ऑफिस का संचालन शुरू किया। पकड़े गए लोगों के कब्जे से 9 मोबाइल फोन, 17 स्टाम्प, 6 चेकबुक, 9 ID कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 वोटर कार्ड, 6 ATM कार्ड, 3 तरह के विजिटिंग कार्ड के साथ मंत्रालय से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट, एक CPU समेत 42,300 रुपए और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। इन्होंने अपना एक ऑफिस UK में बताया है। इधर नोएडा की एक नामी ग्रामीण सोसाइटी के लोग पानी की किल्लत से बेहद परेशान हैं। कल रात वो सड़कों पर भी उतर आए। पानी की किल्लत और मेंटेनेंस की लापरवाही के खिलाफ नारेबाजी की तस्वीरें ग्रेटर नोएडा वेस्ट की हैं, जहां सुपरटेक इको विलेज 1 सोसाइटी के लोग सड़क पर उतरे हैं। लोगों ने अपनी मांग को लेकर स्थानीय सड़क को भी जाम करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने ऐसा करने से रोका। सुपरटेक इको विलेज 1 सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कहना है कि काफी समय से वो पानी की किल्लत से परेशान हैं। मर्सिडीज कार से शराब की खेप पकड़ी गई है। मामले में पूर्व कैफे संचालक को गिरफ्तार किया गया। मामला राजस्थान के जयपुर का है। देखिए रिपोर्ट। सड़क पर रखे ये शराब के कार्टन हैं। पुलिस कमिश्नर की स्पेशल टीम ने ये शराब पास में खड़ी इस मर्सिडीज से बरामद की है। पुलिस के मुताबिक इन कार्टन से 288 बियर और 33 ब्रांडेड शराब की बोतलें मिली हैं। बरामद शराब की कीमत करीब 50,000 रुपए आंकी जा रही है। पुलिस को ये कामयाबी जयपुर में मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने इस मर्सिडीज को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ड्राइवर भागने लगा, जिसके बाद इसका पीछा किया गया और सक्षम जैनानी नाम के शख्स को पकड़ा गया। ज्योतिनगर थाने की पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है। इधर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से भारी मात्रा में हथियारों को जब्त किया गया है। यह हथियार एक बड़ी मस्जिद से बरामद किए गए हैं। रिपोर्ट आती है। धारदार हथियार एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों हैं। आंखें फटी रह जाएंगी इन्हें देखकर। अब से पहले शायद ही आपने इतनी बड़ी संख्या में खुले में ऐसे हथियार देखे होंगे। जहां तक देखिए पहने हथियारों की लाइन लगी है। ये तस्वीरें बांग्लादेश की हैं। बांग्लादेशी सेना ने राजधानी ढाका के खिल गांव के एक मस्जिद से इन्हें बरामद किया है। मस्जिद में आखिर इतनी बड़ी संख्या में धारदार हथियार क्यों जमा किए गए थे? इस सवाल का जवाब सेना ढूंढ रही है। लेकिन ठहरिए, ये तो केवल एक तस्वीर ही आपने देखी है। अब देखिए ये बंदूकें भी एक दो नहीं बल्कि कई हैं। ये भी ईमान बाग की मस्जिद से ही बरामद की गई हैं। इन हथियारों की बरामदगी से ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि बांग्लादेश में कट्टरता किस कदर हावी है। बताया जाता है कि पिछले साल तख्ता पलट के दौरान कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने ये हथियार पुलिस और अन्य एजेंसियों से लूटे थे और मस्जिद में इसे जमा किया गया। इस घटना के बाद बांग्लादेश की मस्जिदों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर हिंसा के बाद पूर्व PM शेख हसीना की सरकार गिरा दी गई थी और 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी।